क्या तुमने पूरे 5 मिलियन युआन के डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन के पैसे डोनेट कर दिए? मेरे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही, पूरे 5 मिलियन। तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर फैसला किया था। हमने सब होप फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। हम कुछ मीनिंगफुल करना चाहते थे। मैं उनकी तरफ देखता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। सिर्फ पिछले महीने ही मैंने उन्हें बताया था कि मैं कैपिटल सिटी में घर खरीदना चाहता हूँ। डाउन पेमेंट के लिए मेरे पास 2 लाख कम थे। उन्होंने कहा था तुम अभी यंग हो, रेंट पर नहीं रह सकते क्या? ठीक है, पैसे तुम्हारे थे तो रिटायरमेंट भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब है? आज से हमारा रिश्ता खत्म। मेरा फोन बजता है। मार्कस, तुम्हारे डैड ने बताया कि तुम फैमिली से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम्हारे डैड ने बताया तुम इसलिए गुस्से में हो क्योंकि उन्होंने कॉम्पेंसेशन का पैसा डोनेट कर दिया। आंट कैरल, एक बात बताऊं, मैं 8 साल से कैपिटल सिटी में काम कर रहा हूँ। 2500 महीना कमाता था। मुझे पता है तुम ठीक ठाक कर रहे हो। मैंने 50,000 सेव किए हैं। सुनने में ठीक लगता है ना? लेकिन कैपिटल में घर की डाउन पेमेंट कम से कम 2 लाख होती है। मैं अभी भी 1.5 लाख कम हूँ। पिछले महीने मैंने डैड से कहा था कि मैं घर लेना चाहता हूँ। पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा तुम अभी यंग हो, घर खरीदने की क्या जरूरत है, रेंट पर नहीं रह सकते। और फिर पलटकर 5 मिलियन डोनेट कर दिए। आंट कैरल, मैं 600 महीना रेंट देता हूँ। 8 साल से सिर्फ रेंट में लगभग 60,000 उड़ चुके हैं। मुझे उनके चैरिटी करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए 1.5 लाख देने को तैयार नहीं थे और दूसरी तरफ 5 मिलियन डोनेट कर दिए। अपने डैड को समझने की कोशिश करो। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मैं समझता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि वो मुझे भी समझे। मतलब मैं 32 साल का हो गया हूँ, न घर है न स्टेबिलिटी। मेरी 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड भी इसी वजह से मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें जनरस डोनर बनना है तो बने, लेकिन रिटायरमेंट के लिए मेरे पास मत आना। मार्कस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं फोन काट देता हूँ। थोड़ी देर बाद फोन फिर बजता है। मार्कस, तुम्हारे डैड ने मुझे सब बता दिया। तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो तुम्हारे फादर हैं और जब उन्हें मेरा फादर बनना चाहिए था तब उन्होंने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? इसका क्या मतलब है? माँ, याद है जब मैं छोटा था हम कितने गरीब थे। हम उस छोटे से घर में रहते थे जहाँ हर विंटर ठंड से कांप जाते थे। हाँ, इसीलिए तो हम डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन का वेट कर रहे थे। आपने ही कहा था कि जब पैसे मिल जाएंगे तब लाइफ बेटर हो जाएगी। आपने कहा था मेरे लिए घर खरीदोगे, मेरी लाइफ सेटल करने में हेल्प करोगे। अब पैसे आए और आपने सब डोनेट कर दिए। मार्कस, मैं समझती हूँ, तो फिर मुझे भी समझो। तुम कहना क्या चाहते हो? आज से मैं पैसे नहीं भेजूंगा, हॉलीडेज पर घर नहीं आऊंगा और रिटायरमेंट की जिम्मेदारी भी नहीं लूंगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। क्या तुम हमें गुस्से से मारना चाहते हो? नहीं, मैं बस एक इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। फोन फिर बजता है। इस बार डैड का कॉल आता है। मैं उठाता नहीं। वो मैसेज भेजते हैं कि अब मुझे लगता है मैं उनसे बेटर हो गया हूँ, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं रही। मैं सिर्फ एक लाइन रिप्लाई करता हूँ, जब आपने वो पैसा डोनेट किया था तब क्या एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? मैं अपने रेंटेड रूम में बैठा फोन को घूरता रहता हूँ। 32 साल की एज, सिर्फ 50,000 सेविंग्स, न घर न कार, गर्लफ्रेंड चली गई, पेरेंट्स ने 5 मिलियन डोनेट कर दिए और सेल्फिश मुझे बोला जा रहा है। अचानक मुझे सब बहुत फनी लगने लगता है, इतना फनी कि लगभग रोना आ जाता है। लेकिन मैं रोता नहीं। मैं फोन उठाता हूँ और कैपिटल सिटी में नए रेंटल रूम सर्च करता हूँ। कल से मैं और सस्ती जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। हर महीने 200 रुपए और सेव करूंगा। वो 1.5 लाख में खुद कमाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मूविंग वाले दिन डैड आ जाते हैं। वो नीचे खड़े मूविंग ट्रक को देख रहे होते हैं। तुम सच में जा रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? आपसे मतलब? मार्कस, इसके बाद हम फैमिली का सामना कैसे करेंगे? फैमिली के सामने सर उठाकर चलना तो आपको मिल गया, मेरा क्या? तुम्हें हुआ क्या है? जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ा था उसने पूछा था कि क्या मेरे पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी है? मैंने कहा नहीं। फिर उसने पूछा क्यों नहीं? मैं क्या जवाब देता? ये कि मेरे पेरेंट्स के पास 5 मिलियन थे लेकिन उन्होंने सब डोनेट कर दिए। वो हमारा पैसा था, हम उसका जो चाहे कर सकते हैं। सही, और मेरा पैसा भी मेरा है, मैं उसका जो चाहूँ कर सकता हूँ। मतलब मैं आज के बाद आपको मंथली लिविंग एक्सपेंसेस नहीं भेजूंगा। मार्कस, बात ऐसी नहीं है। आपको उन पैसों की जरूरत भी नहीं है। आप दोनों को पेंशन मिलती है 800 रुपए हर एक को। ये तो मेरे रेंट से भी ज्यादा है। और एक बात, क्या तुम्हारे पास अभी भी 100,000 सेविंग्स में नहीं पड़े हैं? तुम्हें ये कैसे पता? पिछली बार जब मैं घर आया था तब मॉम से गलती से निकल गया था। तुमने 5 मिलियन डोनेट कर दिए और 100,000 छुपा कर रख लिए। वो हमारी रिटायरमेंट के लिए है। और मेरी डाउन पेमेंट का क्या? डैड, मैं आपको चैरिटी करने से नहीं रोक रहा, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के लिए मेरी फ्यूचर होम की सैक्रिफाइस क्यों जरूरी थी? वो पैसे कभी तुम्हारे थे ही नहीं, सही? ठीक है, अगर वो पैसे मेरे नहीं थे तो आपकी रिटायरमेंट भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं कार में बैठ जाता हूँ, डैड वहीं खड़े रहते हैं और कार को दूर जाते देखते रहते हैं। मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। कुछ मिनट बाद आंट कैरल का कॉल आता है। मार्कस, तुम्हारे डैड ने मुझे फोन किया था। हाँ, उन्होंने कहा तुम शिफ्ट हो गए और नया एड्रेस तक नहीं दिया। बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? आंट कैरल, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मेरे पेरेंट्स को सच में पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने वो 100,000 क्यों नहीं यूज किए? तुम क्या कह रहे हो? उनके पास 100,000 सेविंग्स में पड़े हैं, लेकिन मेरे घर के लिए उसमें से कुछ नहीं दिया। उसकी जगह 5 मिलियन डोनेट कर दिए, फिर 100,000 छुपा कर रख लिए और मुझे सेल्फिश बोल दिया। आपको ये सही लगता है? मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा, मैं बस टूट चुका हूँ। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे पता है, लेकिन मैंने भी किया है आंट कैरल। मैं 8 साल से कैपिटल
कैपिटल सिटी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुश्किल से 50,000 सेव किए और अब मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं रही। पर तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? उनके पास पेंशन है, 100,000 सेविंग्स है, अपना घर है, वो भूखे नहीं मरने वाले। मैं उनकी बात काट देता हूँ। मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं, लेकिन मुझे अपनी लाइफ भी जीनी है। कॉल कट हो जाता है। मेरा नया रूम 5th रिंग के बाहर है, एक छोटा सा रूम, $400 महीना, पिछली जगह से 200 सस्ता। छोटा है, पुराना है, लेकिन मेरा है। मैं बालकनी में खड़ा सिटी स्काईलाइन को देख रहा हूँ। उन ऊंची बिल्डिंग्स में कितने लोग होंगे जो मेरी तरह सब कुछ अकेले कर रहे हैं, फैमिली की हेल्प के बिना, हर दिन स्ट्रगल करते हुए। तभी मुझे डैड की बात याद आती है। तुम अभी यंग हो, रेंट पर नहीं रह सकते क्या? मैं मुस्कुराता हूँ, हाँ रह सकता हूँ, लेकिन इस बार ये मेरी चॉइस है, किसी की मजबूरी नहीं। एक हफ्ते बाद मॉम आ जाती हैं, आंट कैरल भी साथ होती हैं। मार्कस तुम यहाँ रहते हो? हाँ। ये जगह कितनी छोटी है, कितनी पुरानी और खराब हालत में है। कोई इंसान यहाँ कैसे रह सकता है? $400 महीना, पिछली जगह से 200 कम। तुम सिर्फ जिद में ऐसी लाइफ जी रहे हो। जिद नहीं, मैं पैसे सेव कर रहा हूँ। किस लिए? घर के लिए। मार्कस तुम्हारी मॉम यहाँ तुमसे प्रॉपरली बात करने आई हैं। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे पूछे बिना पैसे डोनेट कर दिए। हाँ, लेकिन उनकी नीयत अच्छी थी, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं? 5 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। वो उनका पैसा था, सही, उनका पैसा, तो मुझे कुछ कहने का हक नहीं था। बिल्कुल, तो फिर उन्हें कैसे हक मिल गया कि रिटायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल दी? क्योंकि नहीं, उन्हें कोई हक नहीं है। मार्कस तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मैं क्यों नहीं कर सकता? उनका पैसा उनका मैटर था, लेकिन उनकी रिटायरमेंट अचानक मेरा मैटर बन गई। ये फेयर नहीं है। तुम उनके बेटे हो, तो क्या हुआ? बेटा होने का मतलब ये है कि मुझे गिल्ट ट्रिप करके हर बात मनवाई जाए? मैं मॉम की तरफ देखता हूँ। मॉम, एक सवाल पूछता हूँ, अगर मेरे पास अभी 5 मिलियन होते और मैं एक पैसा भी आपको दिए बिना सब डोनेट कर देता, तो आप क्या सोचती? मुझे बदतमीज और अनग्रेटफुल बोलती, है ना? वो अलग बात है। कैसे अलग बात है? आप 5 मिलियन डोनेट कर सकती हैं बिना मुझे कुछ दिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो गलत हो जाऊंगा। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और आप मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी फीलिंग्स इग्नोर कर सकते हैं। हमने कब तुम्हें इग्नोर किया? मॉम, मैं 32 साल का हूँ। पता है इस सिटी में बिना घर के 32 साल का होना कैसा लगता है? पिछले महीने मैं एक ब्लाइंड डेट पर गया था। जैसे ही उस लड़की ने सुना कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, खाना खत्म होने से पहले ही उठकर चली गई। वो बस शैलो थी। बात उसके शैलो होने की नहीं है। सच ये है कि मेरे पास घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जॉब है, इनकम है, 2500 महीना, कैपिटल सिटी में। उसका कोई मतलब नहीं है। 600 रेंट में चले जाते हैं, 500 खाने में, 300 सोशल ऑब्लिगेशंस में। अगर किस्मत अच्छी हो तो मैं 1000 महीना सेव कर पाता हूँ, मतलब साल के सिर्फ 12,000। 2 लाख जोड़ने में मुझे 15 साल लग जाएंगे। तब तक मैं 47 साल का हो जाऊंगा। क्या तब भी कोई मुझसे शादी करेगा? मार्कस, तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने अपनी चॉइस कर ली। अब मैं अपनी कर रहा हूँ। कौन सी चॉइस? ना शादी की टेंशन, ना रिटायरमेंट केयर की। मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। मार्कस, तुम हमें मार कर ही छोड़ोगे। मैं आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। आपने पहले मेरा ख्याल रखना बंद किया। हमने कब तुम्हारा ख्याल रखना बंद किया? फिर दूसरों की हेल्प करने के लिए मेरा घर क्यों सैक्रिफाइस कर दिया? मॉम, मैं आपको चैरिटी करने से नहीं रोक रहा, लेकिन आपने 5 मिलियन डोनेट कर दिए और 100,000 अलग छुपा कर रख लिए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी चॉइस थी। वो हमारी रिटायरमेंट के लिए है, तो मेरा घर किसके लिए था? मार्कस, तुम दोनों बात करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। आंट कैरल रूम से बाहर चली जाती हैं। मार्कस, क्या तुम सच में इतने सीरियस हो? हाँ। तो तुम शादी भी नहीं करोगे? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई लड़की मेरे साथ जीरो से लाइफ बिल्ड करने को रेडी हुई तो मैं करूंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स, आपके पास पेंशन है, सेविंग्स है, घर है, आपको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम, आपने एक चॉइस की थी। हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मेरे फैसले के भी होंगे। क्या तुम हमसे नफरत करते हो? नहीं, मैं बस डिसअपॉइंटेड हूँ। किस बात से? इस बात से कि आपने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। जब मैं छोटा था तब आपने प्रॉमिस किया था कि कॉम्पेंसेशन का पैसा आने के बाद मेरे लिए घर लोगे। अब पैसे आ गए और आपने सब डोनेट कर दिए। हम कुछ मीनिंगफुल करना चाहते थे। मीनिंगफुल? अपने ही बेटे को घर दिलवाना मीनिंगफुल नहीं होता। मॉम, प्लीज अब चली जाइए और वापस मत आइए। मैं सीरियस हूँ, मैं और गिल्ट ट्रिप नहीं होना चाहता। वो उठकर चली जाती हैं। दरवाजे से निकलते वक्त उनकी परछाई बहुत अकेली लग रही थी। मैं दरवाजा बंद करता हूँ और धीरे से फ्लोर पर बैठ जाता हूँ। रूम में पूरी खामोशी है, सिर्फ बाहर ट्रैफिक की आवाज आ रही है। मैं इस खाली कमरे को देखता हूँ और पूरी तरह थक चुका महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। कुछ बातें जोर से कहनी ही पड़ती हैं। 2 हफ्ते बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स के लिए होम टाउन में एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी। आंट कैरल मुझे कॉल करती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने 5 मिलियन डोनेट किए, टाउन ने उन्हें चैरिटी मॉडल सिटीजन अवार्ड दिया है। अच्छा, बस तुम्हें कुछ कहना नहीं? नहीं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तुम जरा सा भी खुश नहीं हो? क्योंकि उनका गोल चैरिटी नहीं था। मतलब एग्जैक्टली, ये अवार्ड ही उनका गोल था, रियल चैरिटी नहीं। मार्कस, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आंट कैरल, अगर उन्हें सच में चैरिटी करनी होती तो अनोनिमस डोनेशन करते। उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर को खुद कांटेक्ट किया, फोटोज खिंचवाई, मीडिया को बुलाया। ये चैरिटी नहीं है, ये रेप्यूटेशन खरीदना है। मार्कस, ये बहुत हार्श बात है और मेरे साथ जो हुआ वो हार्श नहीं था। आंट कैरल, एक बात बताइए, अगर मेरे पेरेंट्स सच में किसी की हेल्प करना चाहते थे तो शुरुआत मुझसे क्यों नहीं की? मैं उनका बेटा हूँ, मैं यहाँ हर दिन स्ट्रगल कर रहा हूँ, घर अफोर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हेल्प नहीं करेंगे लेकिन स्ट्रेंजर्स की करेंगे, क्योंकि मेरी हेल्प करने पर मेडल नहीं मिलता है ना? मार्कस, तुम हद से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। नहीं, मैं बस उन्हें वैसे देख रहा हूँ जैसे वो असल में है। उन्हें चैरिटी नहीं चाहिए, उन्हें ईगो सेटिस्फाई करना है। मैं कॉल कट कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद
बाद फोन फिर बजता है। अननोन नंबर। हेलो, क्या ये मार्कस ली बोल रहे हैं? हाँ, मैं टाइम्स डेली से रिपोर्टर बोल रहा हूँ। मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं तुरंत कॉल काट देता हूँ। ऑफ कोर्स, उन्होंने सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर को ही नहीं बुलाया था, सिटी मीडिया को भी कांटेक्ट किया था। फोन फिर बजता है। इस बार डैड का कॉल था। मार्कस, अभी एक रिपोर्टर ने तुम्हें कॉल किया था ना? हाँ, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। कौन सा झूठ? वो पूछेंगे कि क्या मैं आपकी डोनेशन को सपोर्ट करता हूँ, और मैं सपोर्ट नहीं करता। डैड, आपको जनरस इंसान बनना है तो बनिए, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटिए। ये कैसी बात हुई? एक ऑनेस्ट बात। आपकी डोनेशन आपका मैटर है, मेरा नहीं। तुम मेरे बेटे हो, सही, मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन जब आपने वो पैसा डोनेट किया था तब क्या एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? डैड, अगर आपको चैरिटी मॉडल सिटीजन अवार्ड चाहिए था तो वो आपकी चॉइस थी, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की उम्मीद मत रखिए। कैसा झूठ? अगर रिपोर्टर दोबारा कॉल करेगा तो मैं सच बताऊंगा। कौन सा सच? ये कि आपने 5 मिलियन डोनेट कर दिए, लेकिन अपने ही बेटे को घर के लिए 1.5 लाख रुपए देने को तैयार नहीं थे। यही सच है। मार्कस, हिम्मत मत करना। क्यों नहीं? डैड गुस्से में फोन काट देते हैं। मैं फोन साइड में रख देता हूँ और फिर से काम में लग जाता हूँ। उसी दोपहर आंट कैरल का कॉल आता है। मार्कस, तुम्हारे डैड का फोन आया था। वो कह रहे थे कि तुम रिपोर्टर के सामने उनकी बुराई करने वाले हो। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम सच में ऐसा करोगे? हाँ, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पेरेंट्स होम टाउन में लोगों का सामना कैसे करेंगे? आंट कैरल, क्या उन्होंने कभी सोचा कि मैं लोगों का सामना कैसे करता हूँ? मैं यहाँ कैपिटल में ब्लाइंड डेट्स पर जाता हूँ। जैसे ही किसी लड़की को पता चलता है कि मेरे पास घर नहीं है, वो चली जाती है। मैं अपना सर उठाकर कैसे जीऊं? लेकिन तुम फिर भी क्या? तुम इतनी बातें पब्लिक में नहीं बोल सकते, तो मैं उनके लिए झूठ बोलूं? मार्कस, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। हाँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनकी हर बात सपोर्ट करनी पड़ेगी। और आंट कैरल, अगर आप उनकी साइड लेना चाहती हैं तो लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं भी उनके साथ खड़ा रहूं। उस शाम डैड फिर कॉल करते हैं। मार्कस, मैंने रिपोर्टर को बोल दिया है कि तुम सिटी से बाहर हो, इंटरव्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, आज के बाद ऐसी चीजों से दूर रहना। मुझे इसमें आपने ही घसीटा था डैड, मैं खुद नहीं आया था। आपको जनरस इंसान बनना है तो बनिए, लेकिन मुझसे एक्टिंग करने की उम्मीद मत रखिए। क्या तुम हमारी रेपुटेशन की बिल्कुल परवाह नहीं करते? रेपुटेशन? मैं हंस पड़ता हूँ। जब ब्लाइंड डेट्स पर मुझे रिजेक्ट किया जाता था तब मेरी डिग्निटी की किसने परवाह की? आपने अपनी चॉइस की थी, और हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फेम और अपलॉज चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझसे नहीं मिलेगा। मैं फोन काट देता हूँ। फोन दोबारा बजता है। इस बार मैं स्क्रीन तक नहीं देखता, सीधा स्विच ऑफ कर देता हूँ। मैं बालकनी में खड़ा सिटी की लाइट्स देखता रहता हूँ। रात में कैपिटल सिटी बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे बचपन याद आता है जब डैड ने प्रॉमिस किया था कि डिमोलिशन सेटलमेंट मिलते ही मेरे लिए घर लेंगे। मैं उनकी बात पर यकीन करता था, पूरे 20 साल तक करता रहा। अब नहीं। 1 महीने बाद होम टाउन में फैमिली गैदरिंग होती है। ग्रैंडपा का 80th बर्थडे। आंट कैरल का कॉल आता है। मार्कस, ये तुम्हारे ग्रैंडपा का 80th बर्थडे है। अगर तुम नहीं आए तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है। तो आ रहे हो? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स भी होंगे, मुझे पता है। आंट कैरल, मैं ग्रैंडपा के लिए आ रहा हूँ, उनके लिए नहीं। मैं कॉल काट देता हूँ और हाई स्पीड ट्रेन की टिकट बुक कर लेता हूँ। फ्राइडे शाम को मैं घर के लिए निकल पड़ता हूँ। मार्कस वापस आ गया? हाँ, सुना है तुम्हारा पेरेंट्स से झगड़ा हो गया। बिल्कुल सही सुना है। क्यों? मैं ग्रैंडपा के पास बैठ जाता हूँ और उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बताता हूँ। वो चुपचाप सुनते रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं। तुम्हारी डैड हमेशा से लोगों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते थे। जवानी में भी उन्हें हर वक्त प्रूव करना होता था कि वो सबसे बेटर हैं, तो डोनेशन उनका रिस्पेक्ट कमाने का तरीका था शायद। और मेरा क्या ग्रैंडपा कुछ देर चुप रहते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स गलत है, मैं उनकी तरफ देखता हूँ, लेकिन तुम्हें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं समझता हूँ ग्रैंडपा, लेकिन मैंने भी स्ट्रगल किया है। मैं 32 साल का हूँ, ना घर है ना कार, गर्लफ्रेंड भी चली गई। अब मेरी सिर्फ एक ही विश है, अपना एक घर हो। क्या ये इतनी गलत बात है? नहीं। फिर वो मुझे बार बार गिल्ट ट्रिप क्यों करते हैं? ये तुम्हारे डैड की पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी कोई एक्सक्यूज नहीं होती। ग्रैंडपा मेरी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में प्यार भी था और थकान भी। माँ का सब बड़ा हो गया है। मैं धीरे से सर हिलाता हूँ। मुझे शायद बहुत पहले बड़ा हो जाना चाहिए था। अगले दिन बर्थडे बैंक्वेट था। 30 से ज्यादा रिलेटिव्स 3 टेबल्स पर बैठे हुए थे। मॉम और डैड भी वहीं थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, दोनों एकदम फ्रीज हो गए। मार्कस आ गया, मैं ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए आया हूँ, आप लोगों के लिए नहीं। उनके चेहरे तुरंत उतर गए। बैंक्वेट शुरू हुआ, टोस्ट्स चलने लगे। जब डैड की बारी आई तो वो खड़े हो गए। आज मेरे फादर का 80th बर्थडे है। मैं उनके लिए ये ग्लास रेज करता हूँ और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ और मैंने हाल ही में अपना डेमोलिशन सेटलमेंट होप फाउंडेशन को डोनेट कर दिया, पूरे 5 मिलियन। हम बस कुछ अच्छा करना चाहते थे। ओल्डली, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। 5 मिलियन, पूरा टाउन तुम्हारी बात कर रहा है। सब तुम्हें चैरिटी मॉडल सिटीजन कह रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। हमने बस कुछ अच्छा करने की कोशिश की। ये होता है असली अच्छा इंसान। बिल्कुल, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं कोने में बैठा सब देख रहा था। आंट कैरल मेरी तरफ झुकती है। मार्कस, तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना अच्छा काम किया, क्या तुम खुश नहीं हो? मैं उनकी तरफ देखता हूँ। आंट कैरल, एक सवाल पूछूं? पूछो। अगर कोई इंसान स्ट्रेंजर्स के साथ जनरस हो लेकिन अपने ही बेटे के साथ बुरा बर्ताव करे तो क्या वो अच्छा इंसान कहलाता है? उन्होंने 5 मिलियन डोनेट कर दिए, लेकिन मुझे घर के लिए 1.5 लाख नहीं दिए। क्या ये गुडनेस है? डैड मेरी तरफ देखते हैं। मेरी वाइफ और मैंने हमेशा मार्कस को सिखाया है कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, कंपैशनेट बनना चाहिए। मार्कस, सही कह रहा हूँ ना? सारी नजरें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। मैं चॉपस्टिक्स टेबल पर रख देता हूँ और धीरे से खड़ा हो जाता हूँ। डैड, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। पूछो। आप कहते हो कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो फिर आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते? हॉल में खामोशी छा जाती है। आप दूसरों की बात करते हो, लेकिन दूसरे होते कौन है? मार्कस, तमाशा मत करो। कौन सा तमाशा? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। आपने
आपने 5 मिलियन डोनेट किए, ये फैक्ट है। मुझे घर के लिए 1.5 लाख चाहिए थे और आपने मना कर दिया, ये भी फैक्ट है। वो हमारा पैसा था, बिल्कुल आपका पैसा था। मैं सिर हिलाता हूँ, इसलिए आपकी रिटायरमेंट भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? हॉल में हल्की सी हलचल मच जाती है। मार्कस अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ना चाहता है, ये सच नहीं हो सकता। डैड का चेहरा लाल हो जाता है। मार्कस अपना मुंह बंद रखो। नहीं, मैं सीधा उनकी आंखों में देखता हूँ। आपको जनरस इंसान बनना है, बनिए, लेकिन मुझे अपने शो का पार्ट मत बनाइए। आप खुद को अच्छा इंसान कहते हो, लेकिन अपने ही बेटे की हेल्प नहीं करते। ये कैसी गुडनेस है? मार्कस, तुम हमसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या आपने मुझे पूछा था जब 5 मिलियन डोनेट किए? वो आपका पैसा था, सही? तो जो कुछ मैं आज के बाद कमाऊंगा वो मेरा पैसा होगा और उसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। पूरा रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। मैं मुड़कर ग्रैंडपा के पास चला जाता हूँ। ग्रैंडपा, हैप्पी बर्थडे। मैं उनके सामने रेड एनवेलप रख देता हूँ, फिर बिना कुछ और कहे मुड़कर बाहर निकल जाता हूँ। पीछे से मॉम की रोने की आवाज आती है, लेकिन मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं सीधा ग्रैंडपा के घर से निकलकर कैपिटल वापस लौट आता हूँ। रास्ते में आंट कैरल कई बार कॉल करती हैं, मैं एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। जब तक मैं अपने रूम पहुंचता हूँ, रात के 10 बज चुके होते हैं। मैं फ्लोर पर बैठकर इस खाली कमरे को देखता रहता हूँ। बर्थडे टेबल पर जो कुछ मैंने कहा था उसका मुझे एक शब्द का भी रिग्रेट नहीं था। कुछ बातें सालों से दिल के अंदर बंद थी, उनका बाहर आना जरूरी था। तभी फोन बजता है। ग्रैंडपा का कॉल था। मार्कस, तुम कैपिटल पहुंच गए? हाँ ग्रैंडपा, आज तुमने जो किया वो सही था। मैं चुप हो जाता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स गलत थे। डोनेशन करना अच्छी बात है, लेकिन अपने ही बेटे को इग्नोर नहीं कर सकते। थैंक यू ग्रैंडपा। तुम्हारे डैड का अभी फोन आया था, वो कह रहे थे तुमने पूरी फैमिली के सामने उनकी इंसल्ट कर दी। मैंने उनकी इंसल्ट नहीं की, मैंने सच बोला। मुझे पता है तुम्हारे डैड हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, वो अपने बारे में कुछ नेगेटिव सुन ही नहीं सकते। मैं धीरे से बोलता हूँ, फिर जब उन्होंने ये सब किया था तब मेरी डिग्निटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? ग्रैंडपा कुछ सेकंड चुप रहते हैं। तुम सही हो। फिर उनकी आवाज नर्म हो जाती है। मार्कस, इस बात पर ग्रैंडपा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू ग्रैंडपा, अब आराम करो। कॉल कट हो जाता है। मैं बेड पर लेट जाता हूँ। सीलिंग पर एक लंबी दरार बनी हुई थी जो एक नदी की तरह लेफ्ट से राइट तक जा रही थी। मुझे बचपन याद आ गया जब डैड मुझे नदी के किनारे ले जाते थे और कहते थे, मार्कस, जैसे ही सेटलमेंट का पैसा आएगा मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। मैं उनकी बात पर यकीन करता था। आज नहीं। अगले दिन एक अननोन नंबर का कॉल आता है। हेलो, क्या ये मार्कस ली बोल रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हारे फादर का दोस्त बोल रहा हूँ। सुना है तुम दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रही है। तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, तुम्हें उन्हें समझना चाहिए। उसकी बात पूरी करने से पहले ही मैं कॉल काट देता हूँ। 1 घंटे बाद फिर फोन बजता है। मार्कस, मैं तुम्हारी थर्ड आंट बोल रही हूँ। मैं बिना कुछ कहे कॉल काट देता हूँ। दोपहर को मॉम का कॉल आता है। मार्कस, कल ग्रैंडपा के बर्थडे बैंक्वेट में जो तुमने कहा वो हद से ज्यादा था। हद से ज्यादा? तुम सबके सामने कैसे कह सकते हो कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? क्योंकि आप नहीं रखते। हमने तुम्हें पाला पोसा, क्या वो ख्याल रखना नहीं था? बच्चे को बड़ा करना और एक अडल्ट को सपोर्ट करना दो अलग बातें हैं। मुझे बड़ा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर खरीदने में हेल्प करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन पैसे डोनेट करना आपकी चॉइस थी और मेरी हेल्प ना करना भी आपकी चॉइस थी। मॉम, हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आप जेनरस डोनर का रोल प्ले करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं तालियां बजाता रहूं। क्या तुम हमें समझ नहीं सकती? मैं समझता हूँ, इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे समझें। मतलब मैं वापस घर नहीं आऊंगा, मैं पैसे नहीं भेजूंगा और रिटायरमेंट भी हैंडल नहीं करूंगा। ये मेरी चॉइस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोनेशन करना आपकी चॉइस थी। मैं फोन काट देता हूँ। शाम को डैड का कॉल आता है। मार्कस, तुम्हारी मॉम ने मुझे सब बता दिया। क्या तुम इस सब के बारे में सीरियस हो? हाँ, अगर तुमने ऐसा किया तो हम कैसे जिएंगे? आपके पास पेंशन है, सेविंग्स हैं, घर है, आप भूखे नहीं मरेंगे। मैं कुछ सेकंड रुकता हूँ। लेकिन डैड, जब आपने 5 मिलियन डोनेट किए थे तब क्या आपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा था? कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? अपने बेटे को खोना भी एक कॉन्सिक्वेंस होता है। दूसरी तरफ पूरी खामोशी छा जाती है। आपको क्या चाहिए डैड? रेपुटेशन या बेटा? दोनों नहीं मिल सकते। मार्कस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूँ। आज से हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। मैं फोन काट देता हूँ। थोड़ी देर बाद आंट कैरल का कॉल आता है। मार्कस, तुम्हारे पेरेंट्स ने अभी मुझे कॉल किया था, वो टूट चुके हैं, तो क्या तुम उनके साथ थोड़ी सॉफ्टनेस नहीं दिखा सकते? मैं धीरे से हंस पड़ता हूँ। आंट कैरल, मैं 32 साल से उनके साथ सॉफ्टनेस ही तो दिखा रहा हूँ। बचपन से गरीबी देखी, कभी कुछ मांगा नहीं। कॉलेज में खुद का खर्चा खुद उठाया, उनसे 1 पैसा तक नहीं मांगा। मुझे पता है तुम हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहे हो। ग्रेजुएशन के बाद कैपिटल सिटी में स्ट्रगल करता रहा और हर महीने 300 घर बेचता रहा। 8 साल तक, टोटल 30,000 से ज्यादा। आंट कैरल चुप हो जाती हैं। और आज मुझे घर के लिए 1.5 लाख चाहिए थे, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन 5 मिलियन डोनेट कर दिए। आंट कैरल, क्या आपको इसमें कुछ भी फेयर लगता है? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मैं बहुत दे चुका हूँ, अब मेरी बारी खत्म। इस बार उनकी बारी है। मैं कॉल कट कर देता हूँ। उस रात मैं अपने रेंटेड रूम में अकेला बैठा इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। बाहर कैपिटल सिटी की लाइट्स चमक रही थी, खूबसूरत भी थी और बहुत अकेली भी। डैड की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है। तुम कितने सेल्फिश हो, तुम्हें सिर्फ पैसे की पड़ी है। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ। क्या मैं सेल्फिश हूँ? नहीं, सेल्फिश मैं नहीं था, सेल्फिश वो थे। उन्हें सिर्फ अपनी रेपुटेशन की पड़ी थी, जबकि उनके बेटे का फ्यूचर बिखर रहा था। असली सेल्फिशनेस वो थी। 2 महीने बाद होम टाउन में कुछ होता है। ग्रैंडपा का कॉल आता है। हेलो ग्रैंडपा। मार्कस, तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है। मैं चुप हो जाता हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर्स को डायबिटीज मिली है, कंडीशन काफी सीरियस है। अच्छा, क्या तुम वापस आओगे? नहीं। मार्कस, वो फिर भी तुम्हारे फादर हैं। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए बोलता हूँ। ग्रैंडपा, वो बीमार हैं, उनके पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन है, 1 लाख सेविंग्स में पड़े हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। अगर सच में होगी तो वो खुद मुझे कॉल करेंगे। ग्रैंडपा कुछ नहीं कहते। मैं धीरे से बोलता हूँ। ग्रैंडपा, टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। साइलेंस के बाद कॉल खत्म हो जाता है। मैं कॉल काट देता हूँ और
वापस काम पर लग जाता हूँ। उस शाम मॉम का कॉल आता है, मार्कस तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, क्या तुम्हें पता है? हाँ, ग्रैंडपा ने बताया था। और तुम आ नहीं रहे? नहीं। तुम इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हो? मॉम, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन है, सेविंग्स है, वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में किसी की जरूरत है। आप वहाँ नहीं हो, मैं सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर सकती, तो केयर गिवर हायर कर लो। 200 पर डे कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ। मॉम, आपने 5 मिलियन डोनेट किए थे, केयर गिवर पर कुछ हजार खर्च करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? मॉम के पास कोई जवाब नहीं होता। मेरी कैपिटल में जॉब है, मैं छुट्टी लेकर नहीं आ सकता, आप लोग खुद हैंडल कीजिए। मार्कस, वो तुम्हारे फादर हैं, मुझे पता है, लेकिन जब वो पैसे डोनेट कर रहे थे तब क्या उन्हें याद था कि मैं उनका बेटा हूँ? मैं फोन काट देता हूँ। अगले दिन आंट कैरोल का कॉल आता है, मार्कस तुम्हारे डैड की तबीयत काफी खराब है, तुम सच में नहीं आओगे? नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता कि बाद में रिग्रेट होगा? नहीं। जब उन्होंने अपनी चॉइस की थी तब क्या उन्होंने रिग्रेट के बारे में सोचा था? मार्कस, फैमिली तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनकी ओपिनियंस पर नहीं जीता। मैं रुक कर पूछता हूँ, आंट कैरल एक बात बताओ, डैड के हॉस्पिटलाइजेशन का टोटल खर्चा कितना आया? डॉक्टर ने कहा लगभग 5000। इंश्योरेंस के बाद उन्हें पॉकेट से कितना देना पड़ा? लगभग 1000 से थोड़ा ज्यादा। उनके पास 100,000 सेविंग्स में पड़े हैं, क्या वो 1000 भी स्पेंड नहीं कर सकते? आंट कैरल चुप हो जाती हैं। तो बात ये नहीं है कि वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, बात ये है कि वो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, और अगर वो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूं? आंट कैरल, मैं हर पैसा मेहनत से कमाता हूँ। डोनेशन करते वक्त वो बहुत जनरस बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा खर्च करना पड़ता है उन्हें मेरी याद आ जाती है। मार्कस, तुम बदल गए हो। नहीं, मैं नहीं बदला, बस अब मुझे सब कुछ क्लियरली दिखने लगा है। उस शाम डैड का कॉल आता है, हेलो मार्कस, हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, पता है? हाँ। और तुम आ नहीं रहे? नहीं, मैं सीरियसली बीमार हूँ। आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास पैसे हैं, आप मरने नहीं वाले। दूसरी तरफ से चुपचाप सांस की आवाज आती है, मार्कस। डैड, मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, आपके पास 100,000 सेविंग्स में पड़े हैं, मेडिकल केयर पर 1000 खर्च करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो चुप हो जाते हैं। 5 मिलियन डोनेट करते वक्त आपने एक सेकंड नहीं सोचा। अब डिफरेंस क्या है? अब जब खुद पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है तब आपको मेरी याद आ रही है। ये अलग बात है। कैसे अलग? आखिर में सब पैसा ही है। दूसरों को देने में आप जनरस थे, लेकिन खुद पर खर्च करने में दर्द हो रहा है। डैड, बात ये नहीं है कि मैं आपका ट्रीटमेंट पे नहीं करना चाहता, बात ये है कि आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं उनकी बात बीच में काट देता हूँ। आपके पास पैसे हैं, इंश्योरेंस है, आपकी वाइफ है, आपके पास सब कुछ है। डैड की आवाज धीमी हो जाती है। मुझे अपने बेटे की कमी महसूस हो रही है। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ। तो जब आप वो पैसा डोनेट कर रहे थे तब अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचा? मार्कस, आपने एक चॉइस की थी, हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आपने रेपुटेशन चूज की तो फिर बेटे की उम्मीद मत रखिए। मैं फोन काट देता हूँ। कॉल फिर आता है। इस बार मैं स्क्रीन तक नहीं देखता, सीधा फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। एक हफ्ते बाद डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। ग्रैंडपा मुझे कॉल करके बताते हैं, मार्कस तुम्हारे डैड हॉस्पिटल से घर आ गए हैं, टोटल 1500 खर्चा हुआ, उन्होंने अपनी सेविंग्स यूज की, तुमसे एक पैसा नहीं मांगा। मैं हल्की सी सांस लेता हूँ। क्या ये वैसे ही नहीं होना चाहिए? मार्कस, क्या तुम सच में उन्हें माफ नहीं करोगे? ग्रैंडपा, बात फॉरगिवनेस की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो गलत थे। अब जब वो मुझे कॉल करते हैं, अपॉलॉजी देने के लिए नहीं करते, वो डिमांड करते हैं कि मैं घर आकर उनकी केयर करूं। मैं क्यों करूं? ग्रैंडपा कुछ नहीं कहते। मैं आगे बोलता हूं, अगर उन्हें सच में समझ आ गया होता कि उन्होंने क्या गलती की तो सबसे पहले अपॉलॉजी आती, डिमांड नहीं। तुम सही हो, लेकिन तुम्हारे डैड वैसे ही है, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो फिर वो नहीं हटेंगे। मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, और मैं भी नहीं। ग्रैंडपा हंस पड़ते हैं। तुम दोनों एक जैसे हो, दोनों जिद्दी। शायद। कॉल खत्म हो जाता है। मैं वापस काम पर लग जाता हूँ। उस शाम डैड का एक टेक्स्ट आता है, तुम इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हो? मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, जब आपने वो पैसा डोनेट किया था तब क्या आपने मेरे बारे में सोचा था? इस बार कोई रिप्लाई नहीं आता। अगले दिन मॉम का कॉल आता है, मार्कस तुम्हारे डैड हॉस्पिटल से घर आ गए हैं, मुझे पता है, लेकिन वो अभी भी बहुत वीक हैं, उन्हें रेस्ट की जरूरत है, तो उन्हें रेस्ट करने दीजिए। क्या तुम सच में उनसे मिलने भी नहीं आओगे? नहीं। मार्कस, इस बार तुम्हारे डैड सच में बहुत बीमार थे, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें प्रॉपर केयर की जरूरत है, तो फिर वो 100,000 सेविंग्स यूज कीजिए और उनकी केयर कीजिए, वो हमारा रिटायरमेंट फंड है। मैं हंस पड़ता हूँ। मॉम, रिटायरमेंट फंड इसी दिन के लिए होता है। मॉम, आप सिर्फ 58 साल की हो, 80 की नहीं। 100,000 आराम से 80 साल तक चल सकते हैं। मैं कुछ सेकंड रुकता हूँ। और अगर 100,000 काफी नहीं है तो क्या 5 मिलियन काफी होते? दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। वो 5 मिलियन जो आपने डोनेट कर दिए? मॉम धीरे से बोलती है, क्या तुम्हें लगता है हमें अब रिग्रेट हो रहा है? मॉम, आप मुझे क्रूअल कह रही हो। तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? मैं क्रूअल नहीं हूँ। आप लोग उस वक्त बहुत ज्यादा जेनरस बन गए थे। जब आपने 5 मिलियन डोनेट किए थे तब क्या आपने इस दिन के बारे में सोचा था? हम कुछ अच्छा करना चाहते थे। अच्छा, मैं हंस पड़ता हूँ। अगर आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर वो गुडनेस किस काम की? क्या उसे सच में अच्छा काम कहा जा सकता है? मॉम, मैं ये नहीं कह रहा कि चैरिटी मत करो, लेकिन सब कुछ दे देने से पहले अपनी फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा फ्यूचर है, हमारा एक बेटा है। मैं ठंडी आवाज में जवाब देता हूँ, नहीं, आपका कोई बेटा नहीं है। आपने रेपुटेशन चूज की थी, उस चॉइस का मतलब था बेटा खोना। मैं फोन काट देता हूँ। उस शाम आंट कैरल फिर कॉल करती हैं, मार्कस तुम्हारे डैड हॉस्पिटल से आने के बाद से बहुत डिप्रेस्ड हैं। अच्छा, वो कहते हैं तुम इतने कोल्ड हार्टेड हो कि उनसे मिलने भी नहीं आए। आंट कैरल, उनका हॉस्पिटल बिल 1500 था, मैंने उसका एक पैसा नहीं दिया। क्या ये बात इतनी डिफिकल्ट है समझना? लेकिन क्या वो चाहते हैं कि मैं उनके बिल्स पे करूं और साथ ही ग्रेटफुल भी रहूं? दुनिया में ऐसा डील कहाँ होता है?
है। मार्कस, तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है और मैंने नहीं। मैं गहरी सांस लेता हूँ। मैं 8 साल से कैपिटल सिटी में भटक रहा हूँ, सिर्फ 50,000 सेव कर पाया। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। आंट कैरल, पता है मैं रोज क्या खाता हूँ? क्या? ऑफिस के नीचे वाला चीप रेस्टोरेंट, 150 रुपीज पर मील। लंच वही करता हूँ, रात को इंस्टेंट नूडल्स। मैं 2500 महीना कमाता हूँ, 400 रेंट, 300 फूड, 200 बाकी एक्सपेंसेस। अगर 1500 सेव हो जाए तो वो मेरा गुड मंथ होता है। 18,000 साल का सिर्फ 1,50,000 डाउन पेमेंट जोड़ने में 10 साल लग जाएंगे। आंट कैरल की आवाज धीमी पड़ जाती है। मार्कस, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने 5 मिलियन डोनेट किए, क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ? मैं सीधा बोलता हूँ, इसलिए प्लीज मेरी सोच बदलने की कोशिश मत करो। मैं वापस नहीं आ रहा। मैं फोन काट देता हूँ। फोन फिर बजता है। अननोन नंबर। हेलो, क्या ये मार्कस ली है? हाँ, मैं रिपोर्टर बोल रहा हूँ। पिछली बार इंटरव्यू नहीं हो पाया था। मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आपके पेरेंट्स ने 5 मिलियन डोनेट किए। ये बहुत बड़ी जेनरोसिटी है। हाँ है, लेकिन उन्होंने अपने ही बेटे को घर के लिए 1,50,000 देने से मना कर दिया था। ये भी फैक्ट है। रिपोर्टर चुप हो जाता है। मैं आगे बोलता हूँ, अगर इंटरव्यू करना है तो ये बात स्टोरी में जाएगी। सॉरी, मैंने कहा मेरे पेरेंट्स ने 5 मिलियन डोनेट किए, लेकिन अपने बेटे को डाउन पेमेंट के लिए 1,50,000 नहीं दिए। अगर मेरा इंटरव्यू चाहिए तो ये लाइन भी आर्टिकल में होगी। अगर आप सिर्फ ये लिखना चाहते हो कि वो कितने जेनरस हैं और ये नहीं लिखना चाहते कि उन्होंने अपने बेटे को इग्नोर किया, तो फिर इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा सच नहीं होगा। मैं फोन काट देता हूँ। 3 महीने बाद मुझे पता चलता है कि मॉम भी बीमार हो गई हैं। इस बार हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ था। आंट कैरल का कॉल आता है। मार्कस, तुम्हारी मॉम भी हॉस्पिटल में है। अच्छा, और तुम अब भी नहीं आओगे? नहीं मार्कस, अब तुम्हारे दोनों पेरेंट्स बीमार हैं। क्या तुम सच में उन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हो? आंट कैरल, उनके पास ट्रीटमेंट के पैसे हैं, उनके पास एक दूसरे का साथ है, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। और अगर सच में जरूरत है तो पहले अपॉलॉजी आनी चाहिए, डिमांड नहीं। आंट कैरल चुप हो जाती है। मैं पूछता हूँ, एक बात बताओ, अब तक उन्होंने मेडिकल बिल्स पर कितना खर्च किया? तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल स्टे पर 1500 और तुम्हारी मॉम का भी लगभग उतना ही होगा, तो टोटल 3000। हाँ, उनके पास 100,000 सेविंग्स हैं। क्या वो 3000 भी स्पेंड नहीं कर सकते? आंट कैरल धीरे से बोलती हैं, कर सकते हैं। तो बात पैसे की कमी की नहीं है, बात यह है कि वो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन 5 मिलियन देने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आंट कैरल की आवाज नरम पड़ जाती है। मार्कस, तुम्हारे पेरेंट्स को अब रिग्रेट हो रहा है। मैं तुरंत पूछता हूँ, रिग्रेट? किस बात का रिग्रेट? डोनेशन का या मुझे इग्नोर करने का? कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है। फिर आंट कैरल बोलती हैं, उन्हें इतना ज्यादा पैसा डोनेट करने का रिग्रेट है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। बस यही तो प्रॉब्लम है, उन्हें पैसे देने का रिग्रेट है, मुझे खोने का नहीं। उन्हें 5 मिलियन छोड़ने का दुख है, अपने बेटे को छोड़ने का नहीं। आंट कैरल, उन्होंने एक बार भी ये नहीं माना कि मुझे इग्नोर करना गलत था। उन्हें सिर्फ इतना लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा डोनेट कर दिया और अब पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं धीरे से सांस लेता हूँ, इसलिए मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। उसी शाम मॉम का कॉल आता है। मार्कस, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम्हें पता है? हाँ, और तुम आ नहीं रहे? नहीं, मैं और तुम्हारे डैड दोनों बीमार हैं। क्या तुम हमसे मिलने भी नहीं आ सकते? आपके पास ट्रीटमेंट के पैसे हैं, आप एक दूसरे के साथ हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने बेटे की जरूरत है। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ। तो फिर जब आप वो पैसा डोनेट कर रहे थे, तब ये क्यों नहीं सोचा कि एक दिन बेटे की जरूरत पड़ेगी? हमें रिग्रेट है। किस बात का रिग्रेट? हमें इतना पैसा डोनेट नहीं करना चाहिए था। मैं हल्की सी हंसी छोड़ देता हूँ। बस यही तो बात है, आपको ज्यादा पैसा डोनेट करने का रिग्रेट है, मुझे छोड़ देने का नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं सीधा पूछता हूँ, तो क्या आप अभी मुझे घर के लिए 1.5 लाख देने को रेडी हो? दूसरी तरफ पूरी खामोशी छा जाती है। देखा, आप रेडी नहीं हो, इसका मतलब आपको मेरी परवाह नहीं है, आपको सिर्फ इस बात का दुख है कि पैसे चले गए। मार्कस, हमारे पास अब उतना पैसा नहीं बचा, आपके पास 1 लाख सेविंग्स में है, वो हमारा रिटायरमेंट फंड है। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, और वो 5 मिलियन का रिटायरमेंट फंड नहीं था। मॉम चुप हो जाती है। अगर रिटायरमेंट फंड डोनेट करना ठीक था, तो अपने बेटे को देना गलत क्यों था? उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मॉम, आपने अपनी चॉइस की थी, अब उसके साथ जीना सीखिए। मार्कस, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, आपने रेपुटेशन चूज की थी, तो अब बिना बेटे वाली लाइफ एक्सेप्ट कीजिए। मुझसे भीख मत मांगिए, आपके पास पैसे हैं, घर है, पेंशन है, आपके पास सब कुछ है। मॉम की आवाज टूट जाती है। हमें अपने बेटे की कमी महसूस हो रही है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। तो फिर जब आप सब कुछ डोनेट कर रहे थे, तब उस बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं फोन काट देता हूँ। थोड़ी देर बाद डैड का कॉल आता है। मार्कस, हाँ, तुम्हारी मॉम रोए जा रही है। ठीक है, क्या तुम एक बार घर नहीं आ सकते? नहीं। आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? अपॉलॉजी? क्या? माफी मांगिए, मानिए कि आप गलत है, मानिए कि आपने 5 मिलियन डोनेट नहीं करने चाहिए थे, मानिए कि आपने मुझे इग्नोर किया। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते, मुझसे वापस आने की उम्मीद मत रखिए। मैं गिल्ट ट्रिप होने वाला नहीं हूँ। मार्कस, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो करें वो ऑटोमेटिकली सही हो जाए। आपने चैरिटी के लिए नहीं, रिकग्निशन के लिए डोनेशन किया था। दिल पर हाथ रखकर देखिए, आपको खुद पता है। दूसरी तरफ फिर खामोशी छा जाती है। आपको चैरिटी मॉडल सिटीजन का टाइटल चाहिए था, ठीक है, लेकिन हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और ये कॉन्सिक्वेंस है। ये आखिरी बार कह रहा हूँ। मैं फोन काट देता हूँ। 10 मिनट बाद डैड का मैसेज आता है, तुम जीत गए। मैं स्क्रीन को देखता रहता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि ये कभी जीत या हार की बात थी ही नहीं, ये सही और गलत की बात थी। वो गलत थे और अब तक मान नहीं रहे थे, लेकिन मेरी साइड कोई नहीं लेता था।
शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। 6 महीने बाद मेरे पास फाइनली डाउन पेमेंट के पैसे हो जाते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स से एक पैसा भी नहीं मांगा। घर देखने वाले दिन एक एजेंट मुझे रीसेल अपार्टमेंट दिखाता है। मिस्टर ली, ये 90 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, 3 बेडरूम्स, टोटल प्राइस 6 लाख रुपीस, लोकेशन 5th रिंग के पास, सबवे स्टेशन बिल्कुल साइड में है, हर जगह जाना इजी रहेगा। मैं फ्लैट के अंदर नजर डालता हूँ, बुरा नहीं था। डाउन पेमेंट 2 लाख रुपीस होगी, बाकी 4 लाख का 30 इयर्स का मॉर्गेज, मंथली पेमेंट लगभग 2100। एजेंट मेरी तरफ देखता है, आपकी सैलरी ये कवर कर लेगी? हाँ, मैं 2500 महीना कमाता हूँ, मॉर्गेज के बाद 400 बचेंगे। मैं मुस्कुराता हूँ, जीने के लिए काफी है। एजेंट सिर हिलाता है, आराम से देख लीजिए, पसंद आए तो साइन कर लेंगे। क्या आप फैमिली से डिस्कस नहीं करना चाहेंगे? जरूरत नहीं, ये मेरा डिसीजन है। ऑफ कोर्स। एजेंट थोड़ा हेजिटेंट लगता है। क्या आपके पेरेंट्स को पता है? नहीं, और उन्हें पता होने की जरूरत नहीं। उसी शाम आंट कैरल का कॉल आता है। मार्कस, सुना है तुम घर खरीद रहे हो? हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे? नहीं, लेकिन आंट कैरल, ये घर मैंने खुद खरीदा है। मैं बालकनी की तरफ देखते हुए बोलता हूँ, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, आंट कैरल धीरे से बोलती है। मैं कॉल काट देता हूँ। मैं नए फ्लैट के खाली फ्लोर पर बैठ जाता हूँ। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ मैं था। लेकिन इस बार एक फर्क था, ये जगह मेरी थी, सिर्फ मेरी। मैं धीरे से उठता हूँ और बालकनी की तरफ चल पड़ता हूँ। शाम की धूप बालकनी से अंदर आ रही थी, गर्म और सुनहरी। मैं सोचने लगता हूँ उन दिनों के बारे में जब डैड कहा करते थे कि सेटलमेंट का पैसा मिलते ही मेरे लिए एक बड़ा घर खरीदेंगे। मैं 20 साल तक उस बात का इंतजार करता रहा और आखिर में घर मैंने खुद खरीदा। उसी शाम एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मिस्टर ली, घर खरीदने पर कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे क्या आपको रेनोवेशन सर्विसेज चाहिए? हमारी पार्टनर कंपनी है। नहीं थैंक्स, मैं धीरे धीरे सब खुद कर लूंगा। ऑफ कोर्स, कभी भी जरूरत हो तो कांटेक्ट कर लीजिए। मैं कॉल काट देता हूँ। नए फ्लैट के फ्लोर पर लेट जाता हूँ। सीलिंग बिल्कुल नई थी, कोई क्रैक्स नहीं। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। थकान भी थी, लेकिन दिल सेटल था। ये मेरा था, सिर्फ मेरा। 3 महीने बाद मैं ऑफिशियली शिफ्ट हो जाता हूँ। रेनोवेशन सिंपल थी, फ्रेश पेंट, नए फ्लोर्स, बेसिक फर्नीचर। टोटल 10,000 का खर्चा। मूविंग डे सैटरडे को था। मैं सब कुछ अकेला ही शिफ्ट करता हूँ, पुराने रेंटल से यहाँ तक। वैसे भी मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था। 2 बॉक्सेस कपड़ों के, एक लैपटॉप और कुछ बुक्स। जब सब सेट हो जाता है, मैं लिविंग रूम के बीच खड़ा होता हूँ। 90 स्क्वायर मीटर, कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, लेकिन मैं खुश था। मैं खिड़की खोलता हूँ, धूप पूरे रूम में भर जाती है, गरम, सुकून भरी। तभी फोन बजता है। ग्रैंडपा का कॉल था। सुना है तुमने घर खरीद लिया? हाँ ग्रैंडपा। कहाँ? 5th रिंग के पास, 90 स्क्वायर मीटर, 3 बेडरूम्स। अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रैंडपा की आवाज में असली खुशी थी। कब दिखाओगे? सब कंप्लीट हो जाए तो फोटोज भेजूंगा। ठीक है। कुछ सेकंड चुप रहकर वो पूछते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? नहीं ग्रैंडपा, और मैं बताने का प्लान भी नहीं कर रहा। ग्रैंडपा, ये घर मैंने अपने दम पर खरीदा है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं। ग्रैंडपा हंस पड़ते हैं। तुम दोनों अब भी एक जैसे ही हो, दोनों जिद्दी। शायद। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स की तबीयत अब पहले से बेटर है। तुम्हारी मॉम का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ गया है। अच्छी बात है। वो अब भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं सीधा जवाब देता हूँ, अगर मिस करते हैं तो पहले अपॉलॉजी करें, माने कि वो गलत थे। ग्रैंडपा धीरे से सांस लेते हैं। तुम्हारे डैड को तो जानते ही हो, वो कभी अपॉलॉजी नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है। मैं बालकनी के बाहर देखते हुए बोलता हूँ, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। मेरी टेंशन मत लो ग्रैंडपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा मुस्कुरा देते हैं। अपना घर होना सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हें लाइफ पार्टनर ढूंढने में भी आसानी होगी, और जब मिल जाए उसे मुझसे मिलवाने जरूर लाना। मैं हंस पड़ता हूँ। जरूर। कॉल खत्म हो जाता है। मैं सोफा पर बैठ जाता हूँ। थोड़ा हार्ड था, लेकिन मजबूत था। ये मेरा सोफा था, मेरा घर, मेरी जिंदगी, किसी की हेल्प के बिना खड़ी की हुई। उसी शाम आंट कैरल का मैसेज आता है, मार्कस, घर के लिए कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चल गया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है वो बहुत हर्ट है। मैं मैसेज पढ़ता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं करता। हर्ट? क्या उन्होंने एक बार भी सोचा था कि जब उन्होंने 5 मिलियन डोनेट किए थे तब मैं कितना हर्ट हुआ था? मैं फोन साइड में रख देता हूँ और नए बेड पर लेट जाता हूँ। बेड थोड़ा हार्ड था, लेकिन उस रात मेरी नींद बहुत गहरी आई। बाहर कैपिटल सिटी हजारों लाइट से चमक रही थी, लेकिन उसी वक्त कई 100 मील दूर पुराने टाउन में रेपुटेशन का एक और नाटक शुरू हो चुका था। मेरे पेरेंट्स के 5 मिलियन डोनेशन की कहानी पूरे टाउन में आग की तरह फैल गई थी। डैड ने चैरिटी मॉडल सिटीजन का प्लैक लिविंग रूम की सबसे प्रोमिनेंट वॉल पर लटका दिया था। पहले महीने घर विजिटर्स से भरा रहता था। लोग फोटोज लेने आते, इंटरव्यूज करते या सिर्फ क्यूरियोसिटी में मिलने आ जाते। डैड अपना पुराना लेकिन चमकाया हुआ सूट पहनकर कोर्टयार्ड में खड़े रहते, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए, चेहरे पर एक सेंट जैसी मुस्कान। लेकिन फेम बहुत खाली चीज होती है और इंसानी लालच कभी खाली नहीं होता। 2 महीने बाद विजिटर्स बदलने लगे। अब पड़ोसी फ्रूट्स और कांग्रेचुलेशंस लेकर नहीं आते, अब वो रीजंस लेकर आते थे, एक्सक्यूजेस लेकर आते थे और हाथ फैला कर आते थे। उनके दिमाग में एक ही बात थी, जो फैमिली बिना सोचे समझे 5 मिलियन डोनेट कर सकती है, उसके लिए किसी पड़ोसी को 30 या 50,000 उधार देना क्या बड़ी बात है? आखिर ये तो फेयर ही है। एक दिन पड़ोस वाले ओल्ड मिस्टर वैंग सीधा लिविंग रूम में बैठ गए, पाइप पीते हुए बिल्कुल आराम से। ओल्ड ली, तुमने उन बच्चों को 5 मिलियन दे दिए जिन्हें तुम जानते भी नहीं। मेरे पोते की शादी है, ब्राइड प्राइस के लिए सिर्फ 8,000 कम पड़ रहे हैं। इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो, है ना? डैड का हाथ धीरे से उस पासबुक पर जाकर रुक जाता है जिसमें उनके आखिरी 100,000 बचे हुए थे। वही उनकी आखिरी बचत थी, वही उनकी आखिरी डिफेंस लाइन। डैड ऑकवर्ड सी हंसी हंसा और मना कर दिया, हम सब कुछ डोनेट कर चुके हैं। मिस्टर वैंग ठंडी हंसी हंसा, अच्छा, रेपुटेशन के लिए 5 मिलियन उड़ाने में तो बहुत जन्म
जनरॉसिटी थी, लेकिन अब जब बात उस पड़ोसी की आई जिसे पूरी जिंदगी से जानते हो तो अचानक कंजूसी शुरू हो गई। चैरिटी मॉडल सिटीजन। वो उठते हुए बोला, मुझे तो रेपुटेशन मॉडल सिटीजन लगते हो। मिस्टर वैंग नाक से हवा छोड़ता हुआ निकल गया, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। गिल्ड ट्रिपिंग हर दिन और बढ़ रही थी। टाउन ने पिछली पहाड़ियों तक एक नई रोड बनाने का प्लान बनाया। बजट में 20,000 की कमी थी। इस बार टाउन ऑफिशियल्स खुद घर आए, साथ में विलेज कमेटी के मेंबर्स भी थे। डिनर टेबल पर ग्लासेस टकरा रहे थे। हर कोई डैड की तारीफ कर रहा था। ओल्ड ली कितने बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं। ऐसे लोग ही सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। शराब और तारीफ का कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है। डैड का ईगो भूलकर लिमिट तक पहुंच गया। अचानक उन्होंने टेबल पर जोर से हाथ मारा। रोड का 5,000 मैं दे दूंगा, कल बैंक जाकर निकालता हूँ। मॉम घबराकर उनकी स्लीव खींचने लगी, लेकिन डैड ने हाथ झटक दिया। उस पल वो लोगों की नजरों में हीरो बनने के नशे में डूबे हुए थे, जैसे कोई सेवियर बन गए हों। लेकिन अगले दिन सुबह जब शराब का नशा उतर गया, डैड ने पासबुक खोली। स्क्रीन पर वही छोटा सा नंबर था, 1 लाख। बस इतना ही बचा था। डैड धीरे से सोफा पर बैठ गए। उनसे वो 5,000 निकलते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि अब वही पैसे उनके और बर्बादी के बीच की आखिरी दीवार थे। आखिर में उन्होंने पैसे दिए ही नहीं। जब टाउन वाले कलेक्ट करने आए तो डैड घर में बंद हो गए और कह दिया कि तबीयत खराब है। जैसे ही ये बात बाहर निकली, तारीफ जहर में बदल गई। देखा, मुझे पहले से पता था, सब शो था। प्लैक के लिए चैरिटी की थी, अपने बेटे को घर के लिए हेल्प नहीं की, अब रोड के लिए भी पैसा नहीं दे रहा। पूरा फ्रॉड है। लिविंग रूम में लटका चैरिटी मॉडल सिटीजन का प्लैक धूप में चमक रहा था, लेकिन अब वो अवार्ड नहीं लग रहा था, वो कब्र के पत्थर जैसा लग रहा था। ऐसा पत्थर जो डैड को दबा रहा हो। ईगो एक अजीब चीज है। एक बार तारीफ का स्वाद मिल जाए तो फिर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। अपनी इमेज बचाने के लिए और प्रूव करने के लिए कि उसे बेटे की जरूरत नहीं है, डैड एक नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी जिंदगी में एक स्कीम आती है, सनशाइन चैरिटी प्लान। ओल्डली सोचिए, एक आदमी उनके सामने बैठा था। 5 मिलियन डोनेट करके आपको क्या मिला? बस एक प्लान। लेकिन अगर हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो रेपुटेशन भी मिलेगी और रिटर्न्स भी। आपका बेटा घर जाता है ना, तब आप बिना सोचे उसे 2 लाख दे सकेंगे। हर लफ्ज सीधा डैड के दिल पर लग रहा था। वो अपनी इज्जत वापस पाना चाहते थे, उस टाउन में जहाँ सब उनकी गिरावट देख चुके थे, चुपचाप बिना किसी को बताए, हत्ता कि आंट कैरल को भी नहीं। डैड ने रिटायरमेंट फंड के पूरे 1 लाख रुपए निकाल लिए, एक एक पैसा, और सब इन्वेस्ट कर दिया। 2 हफ्ते बाद स्कैमर्स गायब हो गए, स्कीम कोलैप्स हो गई, 1 लाख गायब, एक पैसा तक नहीं बचा। जब मॉम को पता चला तो वो वहीं गिर पड़ी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें माइल्ड स्ट्रोक आ गया। डैड की डायबिटीज भी और खराब हो गई। दोनों पैर इतने सूज गए कि बेड से उठना मुश्किल हो गया। अब उनके पास ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं थे। जो 5 मिलियन कभी उनकी शान थे, अब एक दूर की कहानी बन चुके थे। हर मेडिकल बिल पहाड़ जैसा लगता था। और जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्हें फिर मेरी याद आई, कैपिटल सिटी में रहने वाले अपने बेटे की। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ कॉल नहीं किया। उस सुबह मैं ऑफिस जा रहा था, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जैसे ही बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पहुंचा, वहाँ हंगामा मचा हुआ था। कुछ फटे पुराने कपड़े पहने लोग मेगाफोन लेकर चिल्ला रहे थे। 2 बड़े लाल बैनर हवा में लहरा रहे थे। सफेद मोटे लेटर्स में लिखा था, कैपिटल एग्जीक्यूटिव मार्कस ली करोड़पति होते हुए भी अपने बीमार माँ बाप को मरने के लिए छोड़ रहा है। पेरेंट्स हॉस्पिटल में, बेटा मदद से इनकार करता है, कहाँ है उसका कॉन्शियंस? कलीग्स रुक गए। रास्ते से गुजरने वाले लोग उंगली दिखाकर बातें करने लगे। और उस पल मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। गुस्सा नहीं, डर नहीं, बल्कि इतनी ज्यादा अब्सर्डिटी कि वो लगभग फनी लग रही थी। मैं भागा नहीं, पुलिस को कॉल भी नहीं किया। मैं आराम से सीधा भीड़ के बीच से चलता हुआ आगे बढ़ा। बैनर्स के सामने जाकर रुक गया और उन लोगों को देखा जिन्हें मेरे पेरेंट्स ने ये नाटक करने के लिए पैसे दिए थे। मैं भीड़ के पीछे आंट कैरल को भी देख लेता हूँ। उनकी नजरें मुझसे बच रही थी। जैसे ही मैं पास पहुँचता हूँ, वो अचानक जोर से चिल्लाती हैं, मार्कस ली, आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारे पेरेंट्स मुश्किल से जिंदा हैं और तुम फिर भी उनके पास नहीं जा रहे। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? वो क्राउड को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं शांत रहता हूँ, अपना ब्रीफकेस खोलता हूँ और डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल बाहर निकालता हूँ। ये सब मैंने इसी दिन के लिए पहले से रेडी करके रखा था। मैं उन्हें हवा में उठाता हूँ। जब सब लोग यहाँ हैं, तो चलिए इन चैरिटी मॉडल सिटीजन्स की कहानी भी सुन लीजिए। मैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने डिमोलिशन सेटलमेंट के 5 मिलियन होप फाउंडेशन को डोनेट किए थे। उन्हें चैरिटी मॉडल सिटीजन का टाइटल मिला। चाहे तो खुद वेरीफाई कर सकते हैं। क्राउड में हल्की सी हलचल मचती है। 5 मिलियन, सच में कुछ लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं। मैं दूसरा पेपर निकालता हूँ। ये मेरे बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स हैं। 8 साल तक हर महीने $300 भेजा, टोटल 30,000। बेटा होने के नाते मैंने अपना फर्ज इस तरह निभाया। मैं सबकी तरफ देखकर बोलता हूँ, पिछले साल मुझे घर के डाउन पेमेंट के लिए $1,50,000 कम पड़ रहे थे। मैंने उनसे हेल्प मांगी, जवाब मिला, तुम अभी यंग हो, रेंट पर नहीं रह सकते। क्राउड चुप हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने 5 मिलियन डोनेट कर दिए। अब उनके आखिरी $100,000 भी स्कैम में चले गए। और अचानक उन्हें याद आ गया कि कैपिटल सिटी में उनका एक बेटा भी है। मैं सीधा भीड़ की आंखों में देखता हूँ। मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और उन 2 जेनरस लोगों से भी। $5 मिलियन उन बच्चों की हेल्प कर सकते थे जिन्हें वो कभी मिले भी नहीं। लेकिन क्या इतना भी काफी नहीं था कि अपना ईगो बचा सकें? पूरी जगह एकदम खामोश हो जाती है। जो लोग थोड़ी देर पहले मुझे घूर रहे थे, अब उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। मैं पेपर जमीन पर गिरा देता हूँ और बिना पीछे देखे बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ। उस तमाशे के बाद होम टाउन में मेरे पेरेंट्स की रेपुटेशन पूरी तरह टूट गई। जो रिलेटिव्स पहले उनके लिए सिंपैथी फील करते थे, वो भी दूर हो गए जब उन्हें पता चला कि $100,000 किसी स्कैम में उड़ा दिए गए थे। टाउन ने चैरिटी मॉडल सिटीजन का टाइटल वापस ले लिया। ऑफिशियल रीजन था मिसकॉन्डक्ट और हार्मफुल इन्फ्लुएंस।
लॉस। हॉस्पिटल बिल्स और पेड परफॉर्मर्स का पैसा चुकाने के लिए उन्हें पुराने फैमिली हाउस के राइट्स तक बेचने पड़े। आखिर में वो टाउन के कोने में एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड हाउसिंग यूनिट में शिफ्ट हो गए। 30 स्क्वायर मीटर से भी छोटा, अंधेरा, साल भर धूप मुश्किल से आती थी, रेंट $50 से भी कम। मैंने उन्हें फिर कभी एक पैसा नहीं भेजा। मैंने उनके कॉल्स उठाना भी बंद कर दिया। 6 महीने बाद मेरे नए घर में शिफ्ट हुए पूरा 1 साल हो चुका था। मैं अपने 90 स्क्वायर मीटर के 3 बेडरूम अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा था। शाम की धूप फ्लोर को गोल्डन रेड रंग में रंग रही थी। मेरी गर्लफ्रेंड फ्रूट की प्लेट लेकर आती है और मेरे कंधे पर सर रख देती है। क्या सोच रहे हो? मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। बस ये कि कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज के पीछे भागते रहते हैं जो कभी रियल थी ही नहीं, और आखिर में वही खो देते हैं जो सच में उनका था। फोन स्क्रीन चमकती है। आंट कैरल का मैसेज था, मार्कस तुम्हारे पेरेंट्स अब गवर्नमेंट हाउसिंग में रह रहे हैं, सर्दियों में हीटिंग भी नहीं है, क्या तुम उनकी हेल्प कर सकते हो? मैं मैसेज खोलता भी नहीं, सीधा डिलीट कर देता हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास फाइनली अपना घर था, बल्कि इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे वैनिटी का ट्रॉफी धूल बन गया। कभी उनके पास $5 मिलियन थे, उन्होंने उसे ऐसी तारीफ के लिए खर्च कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं था। मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने अपने पसीने की हर बूंद से कुछ रियल खड़ा किया। बाहर धीरे धीरे रात उतर रही थी। कैपिटल सिटी की हजारों लाइट्स जगमगाने लगी थी। हर लाइट के पीछे एक कहानी थी और मेरी कहानी उस एब्सर्ड जेनरोसिटी के नाटक के बाद आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। ये मेरा घर था, मैं किसी का कर्जदार नहीं था और मुझे किसी के खोखले अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। बस इतना ही काफी था। 1 साल बाद मैं बालकनी में बैठा ऑटम को सिटी पर उतरते देख रहा था। आसमान गहरा नीला था, बादल सफेद। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास बैठी थी। हम 6 महीने पहले मिले थे। वो मेरी कलीग थी। जब उसे पता चला कि मेरा अपना घर है, उसने रिलेशनशिप के लिए हाँ कर दी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। पेरेंट्स के बारे में? नहीं, सच सच। वो कुछ सेकंड मुझे देखती है। क्या तुम्हें रिग्रेट होता है? किस बात का? उनसे रिश्ता तोड़ने का? मैं सिर हिला देता हूँ। नहीं, उन्होंने अपनी चॉइस की थी, मैंने अपनी। लेकिन वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मुझे पता है। मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दूं। मैंने ये घर 32 की एज में खरीदा, अपनी एज के ज्यादा लोगों से देर से, लेकिन ये घर मेरा है और मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड मुस्कुराती है। मुझे तुम पर प्राउड फील होता है। तभी फोन बजता है। अननोन नंबर। कौन है? वो पूछती है। पता नहीं। मैं कॉल इग्नोर कर देता हूँ। फोन फिर बजता है। वही नंबर। शायद इंपॉर्टेंट हो। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ, फिर फोन बंद कर देता हूँ। मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? मैं खिड़की के पास चला जाता हूँ। डूबते हुए सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, गर्म, सुकून भरी। मुझे 1 साल पहले का वो छोटा रेंटल रूम याद आता है। मैं फोन को घूरता हुआ बैठा था। 32 साल का, न घर न कार। गर्लफ्रेंड चली गई थी। पेरेंट्स ने 5 मिलियन डोनेट कर दिए थे और मुझे सेल्फिश कहा था। अब मैं 33 का था। मेरे पास घर था, कार थी और कोई था जो मुझसे प्यार करता था। मेरे पेरेंट्स कहाँ थे मुझे नहीं पता, और सच कहूँ तो मैं जानना भी नहीं चाहता था। शायद जिंदगी ऐसे ही चलती है, तुम चॉइसेस करते हो और फिर उनके साथ जीते हो।